बच्चों, 9वीं कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा का पाठ क्रमांक 7 डॉक्टर का अपहरण यह पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक है डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। पाठ आरंभ करने से पूर्व हम लेखक का परिचय प्राप्त करते हैं। हरिकृष्ण देवसरे का जन्म 9 मार्च 1938 में मध्य प्रदेश के सतवा जिले के नागौर शहर में हुआ था और मृत्यु 14 नवंबर 2013 में हुई। आधुनिक बाल साहित्य के प्रेरणा के रूप में डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे ने 300 से अधिक पुस्तकें लिखी है। साहित्य के प्रतिष्ठित संस्थाओं से 25 से अधिक राष्ट्रीय एवं राजकीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी द्वारा बाल साहित्य के क्षेत्र में समग्र योगदान हेतु वर्ष 2011 के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की प्रसिद्ध बाल पत्रिका पराग के संपादक भी रह चुके हैं। देवसरे भारतीय बाल साहित्य में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल करने वाले पहले व्यक्ति हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं डाकू का बेटा, सोहराब रुस्तम, महात्मा गांधी, भगत सिंह, मील के पहले पत्थर, दूसरे ग्रह के गुप्तचर, मंगल ग्रह में राजू, उड़ती तश्तरिया, आओ चंदा के देश चले, घना जंगल .com आदि रचनाएं इनकी प्रसिद्ध है। डॉक्टर का अपहरण एक विज्ञान कथा है। इस कथा में लेखक ने पृथ्वी और अन्य ग्रह पर भिन्नता दर्शाने वाले घटक की जानकारी रोमांचकारी ढंग से प्रस्तुत की है। जैसे विज्ञान में प्रगति, ऐसे यान जो एक सौरमंडल से दूसरे सौरमंडल तक आसानी से आ जा सकते हैं। कई और सौरमंडलों और ग्रहों के बारे में जानकारी। चिकित्सा शास्त्र में पिछड़ापन, सारा कार्य मशीनों से करना, सारे ग्रह में आदमी कम और मशीनें ज़्यादा, एक प्रकार के सड़न रोग से लोगों का पीड़ित होना। यह सब बातें इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पाठ की ओर। डॉक्टर का अपहरण। कुछ महीनों पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर में ही पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा तो रोज़ ही होता है। जब भी कोई मरीज़ सीरियस होता तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता। अगर किसी को उन्हें घर बुला कर ले जाना होता तो वह भी आकर उन्हें जगा देता। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, इसलिए वह इसका बुरा न मानते, बल्कि सहर्ष चले जाते। कोई उन्हें फीस न दे या न दे, इसकी उन्हें कोई चिंता न थी। उस रात भी वह उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। आमतौर से होता यह था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे, या फिर सवेरा होते होते तो अवश्य ही आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थी। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर हुई होंगी, इसलिए देर लग गई होंगी। फिर यह भी सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले जाए। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे, तब उनकी हैरानी बढ़ गई। उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फ़ोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, लेकिन कोई जानकारी प्राप्त न हुई। कुछ देर के लिए वह यह मान गई कि शायद वह किसी दूर के गांव में गए हो और किसी कारण से जल्दी वापस न आ पाए हो।
कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली। चूंकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था, इसलिए यह शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी गई होंगी। पुलिस के अब केवल दो ही सूत्रों पर विचार कर रही थी। एक यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करें। दूसरा यह कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए ले गया हो। दिन पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। उनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी, बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छापा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। हर रोज सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे वह डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। कई महीने बाद एक दिन श्रीमती भटनागर के दरवाजे पर फिर से वैसे ही गाड़ी के पहिए के निशान देखे। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आए थे, लेकिन कहाँ हैं? उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाज़ा लगाना कठिन था। हाँ, एक सीढ़ी अवश्य मिली जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस सीढ़ी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीढ़ी बजते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए। हतप्रभ रहना यानी आश्चर्यचकित रहना। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होगे, शायद अब मरा हुआ समझ लिया हो, लेकिन मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर मैं एक अन्य सौरमंडल के ग्रहों में हूँ। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही है, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य हैं और सभी के अपने अपने ग्रह हैं। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है और हमसे वे लोग कई गुना ज़्यादा उन्नतिशील है। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे। हाँ, तो पहले सुनो वह कहानी कि मैं कैसे आया। अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुपित रीति से सूचनाएं इकट्ठी की थी। ये तभी से मेरा अपहरण करने के योजना बना रहे थे। उस रात को जब मैं बाहर आया तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा। इसके पहले कि मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, 3 लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे जकड़कर यान के अंदर डाल दिया। यान तेजी से घूमकर सूं सूं आवाज़ करता हुआ आसमान में उड़ गया। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया था और जब मुझे होश आया
तो वह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया ताकि मैं ग्रह के वातावरण के अनुकूल रह सकूं। अब चूँकि मुझे यहाँ आए हुए काफ़ी समय हो गया है, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता, इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए यह संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई है। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं। इनके पास ऐसे यान है कि ये एक सौर मंडल से दूसरी तक आसानी से आते जाते हैं। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं, कारखाने हैं, बाजार है, बस्तियां हैं, मोटरें हैं, सभी कुछ है, लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत है। इन्हें कई सौरमंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। हमारा सौरमंडल इनके सबसे निकट है, इसलिए इन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया। मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले यह जान ले कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। यह एक ऐसा ग्रह है जहाँ विज्ञान अपनी चरम सीमा को पहुँच चुका है। यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं, मशीन हो गए हैं। यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता है और इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया। अब इस पूरे ग्रह में मशीनें ज़्यादा और आदमी कम है। जो लोग हैं वो मशीन के गुलाम हैं। दूसरी ओर यहाँ के लोग को एक विचित्र तरह का सड़न रोग होने लगा है। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वह आदमी मर जाता है। इस रोग का इलाज इन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका है, लेकिन इस रोग का कारण वे मशीनें ही है जो इन्हें नाकारा बनाया हुए है। यहाँ एक वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना। इन्होंने सोचा कि क्यों न मुझे यहाँ बुलाया जाए। तब कोई ऐसी तकरीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काटकर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ है। आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि मेरी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है। उद्योगों के विकास में मशीनों की संख्या बढ़ रही है। मशीनों और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है। वह सब अगर जारी रहा और ज़्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसे दिन आने में देर नहीं लगेगी। आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत है। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिए। अब स्थिति यह है कि अगर तुरंत कोई उपाय न किया गया तो शायद यहाँ से इंसानों का नाम
निशान मिट जाएगा। बस यहाँ होगी ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियाँ और दैत्याकार मशीनें। अब सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है वह चिकित्सा शास्त्रों में इतना पीछे कैसा रह गया। इसके कारण यह रहा है कि यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत मजबूत होता है। उसकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती है। इस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता। हाँ, जब ये बच्चे रहते हैं तब अवश्य ये चमड़ी नरम रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो सख्त हो जाती है। यह सब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। यहाँ लोग बीमार ही नहीं पड़ते, इसलिए इन्हें चिकित्सा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और जब किसी चीज़ की ज़रूरत न हो तो भला उसके बारे में कोई कैसे सोच सकता है। इसी कारण ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए, किंतु अब इन पर मुसीबत आ गई है। मैंने सड़न रोगों का अध्ययन कर लिया है और उनके शरीर की बनावट का भी, किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। इस घातक रोग के इलाज के लिए दवाएं बनाना है, अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाएं तथा आवश्यक सामान बनवाना है। एक काम अकेले मेरे लिए कर पाना संभव नहीं है। मेरा छुटकारा भी यहाँ से तभी होगा जब मैं इन्हें इस मुसीबत से बचने के लिए रास्ता बता सकूं। इसलिए अब ये लोग योजना बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिकों को और डॉक्टर को लाया जाए। मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि ये लोग स्वयं ही सारी बातें सीख लें और अपना इलाज अपने आप करें, किंतु इसके लिए ये अभी तैयार नहीं है। यह कारण है कि अब यह बात गुप्त रखी जा रही है कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का अपहरण करके उन्हें लाया जाएगा। जो भी हो, अब अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहता हूँ तो इनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूँ। इसलिए इनसे विरोध मोल लेना ठीक न होगा। फिलहाल यह कहना कठिन है कि मैं कब आ सकूँगा। आप लोग घबराए नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। बस मेरे आने तक आप यही समझें कि मैं इस समय विदेश यात्रा पर हूँ। डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड किए संदेश को सुनकर सभी चकित थे। कितना बड़ा रहस्य उद्घाटन भी हुआ था, आज के लिए और भविष्य के लिए भी। बच्चों, डॉक्टर भटनागर की यह एक काल्पनिक कथा है, लेकिन हकीकत यह है कि यदि हम भी इन ग्रहों पर रहने वाले लोगों की तरह ही रहने लगेंगे, केवल तरक्की ही करते रहेंगे, प्रदूषण की रोकथाम नहीं करेंगे, तो वह दिन दूर नहीं जो हालत इन लोगों की हो रही है वह हमारी भी होंगी।
इसलिए उद्योगों के अंधाधुंध विकास, मशीनों की बढ़ती संख्या, फैलते प्रदूषण, बढ़ती बीमारियां और जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों के प्रति हमें जागरूक रहना होगा। उम्मीद है पाठ समझ में आया होगा और आज से हम हमारी स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना जारी करेंगे। धन्यवाद। मैं सैयद यास्मीन, स्नेहालय इंग्लिश मीडियम स्कूल, अहमदनगर, महाराष्ट्र। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इससे हमें अगला वीडियो बनाने के लिए ज़रूर प्रेरणा मिलेंगी।